SA 800 Special Consideration of for it financial statement prepared as per Special Purpose Framework, यानी कि स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क के बारे में बात करता है। स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क क्या होते हैं? जो स्पेशली किसी यूजर्स की नीड्स को या फिर यूजर्स की नीड को या किसी स्पेशल पर्पज के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क। जनरल पर्पज फ्रेमवर्क क्या होते हैं? जो जनरली एनुअल रिपोर्ट हो गया तो वो जनरली बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं जनरल पर्पज फ्रेमवर्क। तो भाई बेसिस क्या है? ऐसे 100 से लेकर 700 सारे ऐसे अप्लाई होते हैं। स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क और दोनों जनरल पर्पज डिफरेंट होते हैं। उसके बाद एग्जांपल्स की बात करेंगे तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर बैंक लोन, हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया फिर बैंक लोन के लिए, तो वो एक स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क है। इनकम टैक्स की फाइलिंग के लिए कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, वो भी हमारे स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क है। इसी तरह से हमने कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट के लिए कोई बनाया, तो भी वो स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क है। एनुअल रिपोर्ट बनाई हमने कंपनी के लिए, तो वो SPF नहीं है, वो जनरल पर्पज फ्रेमवर्क है। हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं और उनका कोड भी बनाया है, यानी निमोनिक बनाया। निमोनिक क्या है? गटर में मेंढक रहता है और वो टटर करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश फ्लो इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड फॉर रेगुलेटर्स ऑफशोर क्रेडिटर। उसके बाद है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस एस्टैब्लिश्ड बाय द रेगुलेटर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेगुलेटर, यानी किसी रेगुलेटर के प्रोविजन को मीट करने के लिए जो हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाया, उसको बोलते हैं SPF। उसके बाद है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट सच एज लोन एग्रीमेंट और प्रोजेक्ट ग्रांट। किसी प्रोजेक्ट ग्रांट के लिए या फिर लोन एग्रीमेंट के लिए जो भी हमने रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाया, उसको बोलते हैं SPF। और तो इसमें हमारा कोड क्या है? ये इसका जो हमारा टर, तो गटर बन गया। उसके बाद आता है कंसिडरेशन इन एक्सेप्टिंग सच ऑडिट। जब हम ऑडिट एक्सेप्ट करने गए तो हम क्या किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? बिफोर एक्सेप्टिंग स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क की जो ऑडिट करने गए, तो उससे पहले हम किन किन बातों को ऑडिटर ध्यान में रखेगा? तो ऐसे 210 के अकॉर्डिंग वो देखेगा कि जो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ FRF है वो एक्सेप्टेबल भी है या नहीं है, यानी कि वो लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है या नहीं करती है। दूसरा क्या है? वो नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूजर की को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, यानी कि जो बैंक लोन के लिए बनाया गया तो वो बैंक की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है या नहीं करती। तीसरा क्या है? पर्पज, यानी कि जो पर्पज हमने जिस पर्पज के लिए बनाया, वो पर्पज की हमारी फुलफिलमेंट करता है या नहीं करता। तो ये तीन है, एक्सेप्टेबिलिटी, नीड एंड पर्पज। उसके बाद है कंसिडरेशन इन एक्सेप्टिंग प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग सच ऑडिट। जब हम प्लान एंड परफॉर्म कर रहे हैं ऑडिट का SPF में, तो हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? इसका कोड मैंने बनाया कास्ट। सबसे पहले कंप्लाई विद ऑल एसे, यानी कि सारे के सारे जो एसे हैं उनको कंप्लाई करेगा, इंक्लूडिंग एथिकल रिक्वायरमेंट, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, यानी कि अनबाइज मैनर में काम करेगा, मैनेजमेंट के पे डिपेंडेंट होकर काम नहीं करेगा। दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ सम एसे इन ऑडिट ऑफ स्पेशल कंसिडरेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन, यानी कि जब हम ऐसे 320 लगाते हैं तो ऐसे 320 में कुछ मैटेरियलिटी आइटम हमारे लिए अलग हो सकते हैं और SPF में अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, SPF में लोन की रीपेमेंट एक मटेरियल हो सकता है, एक मैटेरियलिटी हो सकती है, मतलब मटेरियल उसको कह सकते हैं, मटेरियल आइटम कह सकते हैं उसको। लेकिन जनरल पर्पज फ्रेमवर्क में EPS पे, प्रॉफिट पे यूजर्स का ज्यादा, मतलब उनके लिए वो ज्यादा मटेरियल आइटम होता है। तो दोनों में जो मेटेरियलिटी वो अलग अलग हो सकती है। उसके बाद है इन केस ऑफ ए स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क, मैनेजमेंट में एग्री विद इंटेंडेड यूजर ऑन थ्रेशोल्ड बिलो व्हिच बेस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई विल नॉट बी करेक्टेड।
This does not relieve the auditor from requirement to determine the materiality as per SC 320। यानी कि क्या बोलता है कि जो स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क में मैनेजमेंट और बैंक ने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे लिए जो 5,000 रुपए की गलती है उससे कम की गलती को हम ठीक नहीं करेंगे, यानी कि वो उनके लिए इररेलेवेंट है, इमैटेरियल है। लेकिन जब वो ऑडिटर अपनी मैटेरियलिटी लेवल डिसाइड करेगा तो वो उन बैंक्स और मैनेजमेंट की ने जो मैटेरियलिटी लेवल डिसाइड करा है उसको वो कंसिडरेशन में नहीं लेगा, वो अपना मैटेरियलिटी लेवल डिसाइड करेगा। उसके लिए 4,000 भी मेटेरियल अमाउंट हो सकता है। तो दोनों का मेटेरियल अमाउंट अलग अलग हो सकता है। उसके बाद है SA 260 requires auditor to communicate to TCWG. TCWG is responsible for oversight of preparations of special purpose framework may not be same as general purpose framework। यानी कि SA 260 में हर ऑडिटर है उसको कम्युनिकेट करना होता है TCWG को। और तो यहां पर जनरल पर्पज फ्रेमवर्क में हमें जैसे कि एनुअल रिपोर्ट है तो वो बताएगा, उसके लिए TCWG बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन हमारे केस में हम जब स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क बना रहे हैं और हम बैंक लोन के लिए बना रहे हैं, तो हमारे लिए CF हो सकता है TCWG। तो दोनों अलग अलग TCWG हो सकते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग की बात आती है। रिपोर्टिंग जब हम ओपिनियन देते हैं एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस, तो हम क्या करेंगे, जब हम स्पेशल जो SP बना रहे हैं तो हम एक EOM पर डालते हैं ऐसे 700 में। तो एक जो रिपोर्टिंग है उसमें 700 में एक EOM पर डालते हैं। तो उसमें हम बताएंगे कि ये जो है ये नॉट स्टेबल फॉर यूजर्स, अदर यूजर्स, यानी ये सिर्फ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए ही स्टेबल है, ठीक है। और ये स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क सेकंड क्या है, स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क इज फॉर स्पेशल यूजर्स, यानी वो स्पेशल यूजर्स के लिए है, यानी जनरल पर्पज के लिए नहीं है। ऑडिटर अलर्ट करेगा यूजर्स को, भाई तुम्हारे लिए नहीं है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूज, वो जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क को तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि ये सभी में नहीं बांटने भाई। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो and you need more such type of video, then like the video and subscribe the channel. Thank you.